नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दंगाइयों के घर बुलडोजर चले तो वैसी नाराज हो जाते हैं, माफिया का घर तोड़ा जाता है तो वैसे गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, और मदरसों की बात निकलती है तब भी ओवैसी आग बबूला हो जाते हैं। अब यूपी सरकार गैर मान्यता प्राप्त यानी अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। ओवैसी ने अपने सारे हथियार निकाल लिए हैं, कह रहे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये छोटा एनआरसी है। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएं, हम आपको ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कितने मदरसे इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं, कितने ऐसे हैं जिनको सरकारी मदद मिल रही है और कितने ऐसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, गैर मान्यता प्राप्त है। और दूसरी तरफ जो सवाल बार बार पूछा जाता है कि आखिर इन मदरसों में पढ़ाया क्या जाता है, तो हम आपको पूरा करिकुलम भी दिखा रहे हैं, पाठ्यक्रम बता रहे हैं। हिंदी, विज्ञान, गृह विज्ञान से लेकर कुरान, हर चीज की पढ़ाई होती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रिपोर्ट देखिए। शुरुआत असम से हुई थी। मंगलवार को असम के बोगाई गांव का ये वीडियो खूब वायरल हुआ। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद असम में मदरसे पर ये बुलडोजर चला और फिर शुरुआत हो गई एक सियासी जंग की। मामला धीरे धीरे उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। आदेश आया कि यूपी में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। असम का ये वीडियो AIMIM के ओवैसी साहब को नागवार गुजरा, सो वो कूद गए मदरसे वाली जंग में, बड़ा हमला किया। कहा ये सर्वे क्यों करा रहे हैं, सीधे सीधे बोल दे कि नमाज मत पढ़िए, मुस्लिम मत रहिए, ये सर्वे नहीं, छोटा NRC है। If we got specific inputs on any madrasa, in the guise of madrasa, the institution is being used for expanding jihadi activity, anti-India activity, then we are going to take strongest possible action in each and every cases. जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं, और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे करा रही है? आपको लेना देना क्या है? अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये सर्वे होना चाहिए, उसका डेटा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे सर्वे से हम ये पता लगाएंगे कि वहाँ पे वो कब से मदरसे चल रहे हैं, वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, ताकि एक ओवरऑल हमारे पास एक डेटा हो, एक हमारे पास ओवरऑल सारी जानकारी हो, ताकि हम भविष्य की कोई भी योजनाएं जब बनाएं तो वो सारी जानकारी हमारे पास रहेगी, तभी बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे होगा। 25 अक्टूबर तक सभी जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति जानने के लिए सर्वे जरूरी है। शिकंजा कसने की कोशिश नहीं, बल्कि 16,513 मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन और रोजगार पर शिक्षा से छात्रों को जोड़ने की दिशा में ये कदम है। यूपी सरकार का दावा है कि इस सर्वे के जरिए सरकार शिक्षकों और छात्रों की स्थिति का आकलन करेगी। मदरसे के पाठ्यक्रम पर भी सर्वे में जानकारी दी जाएगी। ग्राउंड सर्वे से ही असल तस्वीर सामने आएगी। हमारा मन चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम ये रिपोर्ट मंगा के एक पूरा ओवरऑल सर्वे कि भाई हमारी एक्चुअल स्थिति क्या है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेना। बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो इख्तियारात और जो दायरा मदरसा बोर्ड का नहीं है, और जो मदरसे कहीं ना कहीं मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निजी तौर पर और अवामी चंदे से उनके मुस्तकबिल और उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो मदरसा बोर्ड के दायरे में भी नहीं आते हैं, आप उन पर सर्वे की बात कर रहे हैं, ये बड़ी हास्यास्पद बात है। विपक्ष तो विपक्ष, कई मौलाना भी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी सरकार दोबारा एक बार शिक्षा नीति से अपना ध्यान हटाने का काम कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि एक मदरसा पर पूरे देश, उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूशन पे आप एक सर्वे बिठाइए कि कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको योगी जी ने 2017 के बाद एडेड ग्रांट किया, कितने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट के तहत उनको मदद दी गई। बहुत अच्छा है, बिल्कुल पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, मगर मदरसों को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हमारे मुल्क की आज़ादी में मदारिस अरबिया का बहुत अहम रोल रहा है।
सवाल वहीं पर आकर टिक गया है कि क्या असम और यूपी सरकार मदरसों को शक की निगाह से देख रही है या फिर सरकार वाकई मदरसों की शिक्षा को आधुनिक बनाने की तरफ बड़ा कदम उठा रही है। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, ये सर्वे पर रोना क्यों? अंसारी जी हैं, उनकी सरकार यही कह रही है कि हम तो चाहते हैं कि आधुनिकीकरण हो शिक्षा का, फिर सर्वे पर क्यों रो रहे हैं? मतलब कुछ भी मदरसों को लेकर कुछ भी वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, आप तुरंत आपको लगता है कि कुछ बवाल हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, सर्वे पर क्यों रोना है? मैडम, सर्वे अगर करना है ना तो आप विद्या मंदिर का भी करिए, सरस्वती शिशु मंदिर का भी करिए जो RSS के स्कूल्स हैं, आप इन्हीं का क्यों कर रहे हैं? और वहां के सरकार ये कहती है कि नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के रिक्वायरमेंट्स पे किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, उन स्कूलों में का सर्वे नहीं होगा जहां पर कितने लड़कियों को टॉयलेट अवेलेबल है, कितना पीने का पानी है, कितनी बिजली है। प्राइवेट स्कूल का भी करिए ना सर्वे, क्यों नहीं करते सर्वे? आप बच्चों का जब सबका करिए, सिर्फ उन्हीं मदरसों का किया जा रहा है जो गवर्नमेंट से कोई एड नहीं लेते, ताकि जब डेटा जमा हो जाएगा तो उनको बाद में हरास कर सके उन लोगों को, यही उसका मकसद है। नहीं, लेकिन मैं लौट रही हूं, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं अंसारी साहब कि आप लोग सरस्वती मंदिर, संस्कृत जो स्कूल्स हैं उनका क्यों नहीं करा रहे? मतलब मदरसों पर ही क्यों आप लोगों की टेढ़ी नजर है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लगातार मदरसा शिक्षा को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए पूरे पॉजिटिव तरीके से, सार्थक तरीके से सबके साथ संवाद स्थापित करते हुए योगी सरकार आगे बढ़ रही है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि अभी पिछले हफ्ते मदरसा बोर्ड ने पूरे उत्तर प्रदेश भर से ऐसे मदरसे के प्रिंसिपल्स को, हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स को लखनऊ बुलाकर एक मीटिंग भी की। सबसे राय लिया गया कि कैसे हम अपने मदरसे के शिक्षा को और अच्छा और बेहतर बनाएं, ताकि हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको एक अच्छा बेहतर भविष्य हम दे पाए। हम लगातार सकारात्मक मन से सही दिशा में चलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और इस सर्वे से कहीं भी कोई नकारात्मक चीज नहीं है, नकारात्मक भाव नहीं है। ठीक है। ये सर्वे केवल इसलिए है कि बेसिक इंफॉर्मेशन हमें भी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड में मान्यता जिन्हें नहीं है, उनके जो बेसिक इंफ्रा है वो कैसा है, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो इसको तो हमको एक सार्थक पहल है, हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ओवैसी जी वीडियो दिखाइए ओवैसी जी को, असम वाला। क्या ये जो मस्जिद वाला वीडियो बुलडोजर उस पर चला, वो वायरल हुआ, बोगाई गांव में आतंकी लिंक मिला सर, आतंकी लिंक मिला, जिसकी वजह से इस मस्जिद पर, इस मदरसे पर, माफ कीजिएगा, मदरसे पर ये बुलडोजर चलाया गया ना, क्योंकि एक जो वहां सहायक शिक्षक था उसके आतंकी संगठन से लिंक मिले सर। अब इस पर भी आप कह रहे हैं कि ये क्यों बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया? मैडम, जितने ये मदरसे चल रहे हैं, ये तो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड तो नहीं है। वहां के डीएम को, वहां के कप्तान को, वहां के एसपी को, सबको मालूम ये मदरसे चल रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रांट से, ज़कात, सदक़े से सर्वे चल रहे हैं। तो इसमें हम कह रहे हैं कि भाई आप सर्वे सबका कराइए ना, इन्हीं का क्यों सर्वे कराएंगे? अच्छा मैडम, और एक हैरत की बात सुनिए, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन बोर्ड में जो मदरसे हैं, 5 साल में आपने सिर्फ 5 महीने की सैलरीज उनको दी हैं, 5 साल में। और मेरा सवाल था पार्लियामेंट में, मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर थे, उन्होंने इकरार किया कि हाँ, पूरे भारत में जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में मदरसे, उनको 5000 करोड़ हमको बकाया देना है। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, आपके पैसे नहीं दे रहे टीचर्स की सैलरी को, और आप ये करने जा रहे हैं। लेकिन मकसद एक ही है, ये टारगेटेड सर्वे है सिर्फ एक ही समुदाय का। अरे सर, डीएम आपने कहा ओवरग्राउंड है, डीएम वहां पर रहते हैं, 24 घंटे नहीं रहते ना सर। ना आप हैदराबाद में बैठ के हर मदरसे की गारंटी देश भर में दे सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। आखिर अगर सर्वे है तो इसीलिए है ना कि पता चले। ये असम वाला भी जो केस है, वो टीचर दूसरे मामले में पकड़ा गया और वहां से लिंक जुड़ते जुड़ते देखिए आतंकी संगठन से जुड़ा। तो वैसी जी हैदराबाद में बैठकर आप तो गारंटी नहीं दे सकते ना कि क्या हो रहा है मदरसे में। वैसी जी
मैडम 3 दिन पहले आप ही के चैनल के और एक चैनल ललन टॉप ने बताया कि दिल्ली में बैठे एक शख्स ने आईएसआई के लिए काम कर रहा था। ललन टॉप ने दिखाया, तो क्या पूरे समुदाय को बोल दूंगा मैं? और अगर आसाम के किसी मदरसे के एक शख्स के कांटेक्ट से अलकायदा से मैं कंडेम करता हूं, आप उसको कोर्ट में प्रूफ करिए। आप मदरसे को क्यों डिमोलिश किए बताइए? उस मदरसे को, चलिए एविडेंस रखते ना आप। अच्छा उस मदरसे को आप नोटिस दिया, आपने कुछ नहीं दिया, आपने 3 मदरसों को बुलडोजर लगा दिया, ये कहकर कि यहां से एक आदमी पकड़ा गया था। अरे भाई, कई जगहों से कई लोग पकड़ जाते, सबका तोड़ देंगे क्या आप? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भाड़ में चले जाएगा, कोर्ट बंद हो जाएंगे अरे क्या? सर क्या आसाम का मुख्यमंत्री गुवाहाटी का चीफ जस्टिस बनने जा रहा है? सर, आप समझ ही नहीं रहे। मैं वही तो कह रही हूं ना कि आतंकी लिंक मिला तब तो बुलडोजर चला। आप मुझे ये बता दीजिए, क्यों मदरसे से क्यों आतंकी लिंक इस तरह का मिल रहा है? क्यों ऐसे टीचर्स वहां पर मौजूद हैं जिनके आतंकी संगठनों से लिंक है? आतंकी कनेक्शन मिलेगा तो यकीनन पकड़ना चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, कोर्ट में उसको सजा दिलाइए। मगर आतंकी कनेक्शन अगर मदरसे के एक काम करने वाले का मिल रहा है तो पूरे मदरसे को तोड़ देंगे। मैडम, बुरा मत मानिए, अगर आज तक के किसी एक एम्प्लॉय का कनेक्शन मिलता है, नहीं मिलना चाहिए आतंकवाद से, तो क्या मैं जाकर स्टूडियो तोड़ दूं पूरा? इसकी इजाजत होगी मुझे? नहीं होगी ना, यह कानून के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन इसका सही तरीका हो सकता है अप्रोच करने का। आप देखिए, अब यहां पर सबूत कैसे जुड़ते हैं। सहकारी शिक्षक है, नाम हबीबुर रहमान है, उसके 2 आतंकी संगठनों से लिंक है। ऐसे में कार्रवाई करते हुए जब पाया गया कि वहां पर गढ़ बन चुका है ये मदरसा, अवैध काम का, आतंकी शिक्षा देने का, तब तो मदरसे पर कार्रवाई हुई है सर। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने अरेस्ट किया, अच्छा किया, सजा दिलवाई है उसको आप। मगर आप मदरसे को तोड़ देंगे पूरा? मदरसे को रखिए, चलिए मदरसे को तो रखिए कम से कम एविडेंस के तौर पर, वो भी आप मिटा देंगे तो कोर्ट में क्या लड़ेंगे आप? आप तो एक कम्युनिटी को पनिशमेंट देना चाह रहे हैं मदरसों को तोड़कर। ओवैसी सर, ओवैसी कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाह रहे हैं आप। ओवैसी जी, फोबिया, एक फोबिया है आपको। अगर योगी आदित्यनाथ ने कुछ बोला, कुछ किया, कुछ कहा, और वो भी मदरसे पर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुछ कहा, कुछ बोला, कुछ भी मदरसे के इर्द गिर्द, आपको तुरंत फोबिया हो जाता है कि ये तो अब बस बर्बादी हो गया, ये तो सर्वनाश ही हो गया, ये छोटा एनआरसी हो गया। ये फोबिया आप क्यों फैला रहे हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। असदुद्दीन ओवैसी और जितने गयूर मुसलमान इस भारत के, वो किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हमको फिक्र इस बात की है कि आप हमारी दुश्मनी में, हमारी नफरत में देश को किस राह पर लेकर जा रहे हैं। आज मेरी बारी है, कल किसी की और बारी होगी, यही हमको फिक्र है। आप मदरसों को बदनाम भाजपा इसलिए करती है क्योंकि भाजपा जानती है कि आजादी की लड़ाई में कोई आरएसएस वाला नहीं था। इन्हीं मदरसों से अल्लामा फजल खैराबादी निकले, हुसैन अहमद मदनी निकले, उबैदुल्ला सिंधी निकले, अहमदुल्लाह निकले, मौलवी इस्माइल निकले, जो काला पानी की सजा काटे, जान को कुर्बानी भी दे दी। हमको फिक्र इस बात की है कि देश को किस राह पर लेकर जा रहे हैं आप। क्यों मदरसा, अच्छा वो मदरसे जो गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते और ओवरग्राउंड है, आप सबका सर्वे कराइए, हमको इतराज नहीं। और मैडम, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आर्टिकल 30 की वजह से माइनॉरिटी स्कूल्स और मदरसे पे अप्लाई नहीं होता। मैडम, ये आर्टिकल 30 का भी वायलेशन है। आप सर्वे करके उसको इस्तेमाल करेंगे, इंटरफियर करेंगे मदरसों में। ठीक है, इस पर मैं आर्टिकल 30 का वायलेशन है या नहीं, इस पर मैं अंसारी जी से एक जवाब लूंगी। लेकिन एक सवाल, चूंकि आपने बहुत सारी शख्सियतों का जिक्र किया, यही तो पूरा मसला है ओवैसी साहब। इतिहास महान शख्सियतों का, वर्तमान कई मदरसों से आतंकी लिंक मिलना, यही तो पूरा बवाल ही है। ये स्टेट में आर्मी के लोग पकड़े गए जिनको हनी ट्रैप किया गया था, वो फोटोज दे रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई को। तो क्या हम सबको ब्लेम कर देंगे, आर्मी के लोगों को? ललन टॉप पे दिखाया गया एक शख्स को 2 दिन पहले कि उसने पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन दे रहा, तो हम सबको, पूरे समुदाय को ब्लेम कर देंगे? सरासर गलत बात है आपकी। मैं मुत्तफिक नहीं हूं आपकी बात से कि एक मदरसे में अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको आप प्रूफ करिए, उसके बाद बताइए आप। मगर पूरे मदरसों को आप एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं कि पूरे मदरसे आतंकवादी के सेंटर बन चुके हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं कंडेम करता हूं अगर कोई ये कह रहा है तो।
अंसारी जी जवाब दीजिए उनकी बातों का। शक की निगाह से आप मदरसों को देखते हैं, आपने एक ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट इस देश में बना दिया है जिसकी भरपाई करने के लिए आप इस तरह के सर्वेस कर रहे हैं और वही गुस्सा अल्पसंख्यकों में भर रहा है। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 30 का वायलेशन है आप इस तरह से अगर डेटा कलेक्ट करते हैं मदरसों पर। तो देखिए, योगी सरकार के किस नुमाइंदे ने ये बोला कि हम मदरसे को शक की निगाह से देखते हैं? किस नुमाइंदे ने ऐसे बोला योगी सरकार के कि मदरसों में ऐसी आतंकवादी घटनाएं होती हैं? अगर हम मदरसों में अच्छी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, मदरसों को हम और बेहतर और वहां के एजुकेशन के सिस्टम को अच्छी क्वालिटी का बनाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर एनसीईआरटी कोर्स के साथ, अरे असम में भी आप ही की सरकार है ना, अगर एक टीचर का आतंकी लिंक मिलता है तो आप मदरसे पर कैसे बुलडोजर चला देंगे? वहां जिस जगह मिला वहां कार्रवाई हुई ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि वहां बुलडोजर लेके हर मदरसे को गिराया जा रहा है। जहां ऐसी शिकायत हुई, जांच अगर सत्य पाया गया उस जगह पर बुलडोजर चला देंगे, ऐसा बुलडोजर चला देंगे। जहां गलती हुई है कानूनी कार्रवाई वहां होगी, लेकिन इसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कार्रवाई में कोई भेदभाव या कोई द्वेष नहीं रखा जाएगा और कार्रवाई होना ये जरूरी है। इसलिए कि हम मदरसों से लगातार, चाहे इतिहास आप उठा के देख लीजिए, आजादी से पहले भी मदरसों का आजादी में भी योगदान रहा है और आजादी के बाद भी भारत के डेवलपमेंट में, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में मदरसों का योगदान रहा है। और मदरसों को जो भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, सरकार पूरी सख्ती से उस पर निपटेगी। सरकार किसी को इजाजत नहीं देगी कि मदरसों की इमेज के साथ कोई खिलवाड़ करे, और सरकार ये भी इजाजत नहीं देगी कि मुस्लिम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे। वाह वाह, आपने तो अलग ही एंगल दे दिया, एकदम ही अलग एंगल दे दिया। वहां बुलडोजर चल रहा है, यहाँ पर आप समझा रहे हैं कि आप जो लोग बदनाम करेंगे मदरसे को उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। 2-3 सवाल जल्दी से ओवैसी जी आपसे बचे हुए हैं, जल्दी से। ये छोटा एनआरसी कैसे हो गया? ओवैसी जी को दिखाइए मेरे साथ। ये छोटा एनआरसी कैसे हो गया सर? सर्वे करना मदरसों का कि कितने छात्र हैं, कितने शिक्षक हैं, करिकुलम क्या है, एक बार दिखाइए वो भी जो हम बता रहे थे कि क्या क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में, जो जैकेट में हमारे बना हुआ है। ये छोटा एनआरसी कैसे हो गया? छोटा एनआरसी इसलिए हो गया क्योंकि आप जब ये डेटा जमा करेंगे, डेटा क्या करेंगे आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ। तो एनआरसी का मकसद भी है, एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खुलकर कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी मत रखो, हिजाब मत पहनो, बल्कि तो मुसलमान कहलाना भी बंद कर दो। कह दीजिए, आप ये खुलकर कह दीजिए। ओवैसी जी ब्लंट क्वेश्चन आपसे, एक ब्लंट क्वेश्चन अब मैं पूछना चाहती हूँ, एकदम ब्लंट क्वेश्चन जिसका आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल मैडम, सुनिए मैडम, एक मिनट। अंजना ओम कश्यप मशहूर हैं क्योंकि हमेशा ब्लंट सवालात करते हैं। आप ब्लंट सवालात करिए, मैं ब्लंट जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और वो ब्लंट सवाल ये है सर कि आप आधुनिकीकरण के खिलाफ है मदरसों के, आप मॉडर्नाइजेशन चाहते ही नहीं है कि मदरसों का हो, वरना वो गरीबी, वो मुफलसी, वो जानकारी का अभाव, वो पढ़ाई लिखाई में कमी कैसे रहेगी जिसके बना पर असदुद्दीन ओवैसी उनके मसीहा बनकर उनके सामने पहुंचेंगे। आप मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ हैं, इसीलिए आप चाहते ही नहीं कि ये सर्वे हो। मैडम, मैं आपको ब्लंट जवाब दे रहा हूं। आप भारत की पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मैंने हर वक्त इस बात का मुतालबा किया कि माइनॉरिटीज और मुसलमानों को जो स्कॉलरशिप मिल रही है उसको डिमांड ड्रिवन करिए। मोदी सरकार नहीं करती है। सिर्फ 2000 करोड़ रुपए चाहिए, डिमांड ड्रिवन हो जाएगा। मैं ही था जो कुंडू कमेटी की रिपोर्ट के डिमांड्स को, उसके रिकमेंडेशन की इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं, जिसमें कहा कि मुसलमान इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है पढ़ाने के लिए। मदरसा मॉडर्नाइजेशन की जब आप बात कर रहे हैं मैडम, 5000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में नहीं दिए मदरसों को। ये मैं नहीं रोक रहा हूं, मोदी सरकार ने नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछले 5 साल में सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह मदरसों के टीचरों को दिए। मैं नहीं रोक रहा हूं उसको। क्यों कर रही है सरकार? खुद कर रही है मैडम।
असदुद्दीन ओवैसी ब्लंटली आपसे कह रहा है, मैं चार्ज कर रहा हूं मोदी सरकार को और योगी सरकार को कि मदरसा मॉडरेशन स्कीम जो है उसमें आपने 5,000 करोड़ रुपए नहीं दिए अब तक। उत्तर प्रदेश में 5 साल में सिर्फ 4 महीने की तनख्वाह टीचरों को मिली। सब पंडित भाई भी हैं जो हिंदी और साइंस पढ़ाते हैं। आप आज तक के लोगों को भिजाइए इन मदरसों को और पूछिए इन लोगों को कि एक भड़काऊ भाषण देने वाला शख्स ये कह रहा था सच्चे है झूठ है, तो बोलेंगे सच कह रहा है ये। चलिए सर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि सर्वे के जरिए ग्राउंड पर क्या स्थिति है वही हम आंकेंगे, उसके बाद आधुनिकीकरण का काम करेंगे मदरसों में। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा है। अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। सुब्रत पाठक, सांसद भारतीय जनता पार्टी के। अजय आलोक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। चंपक कलिता जी महासचिव AIUDF के। वारिस पठान प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ स्टूडियो में। पाठक जी, आपके साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। जो चार्ज है ओवैसी साहब का आपने सुना, और सवाल ये होता है कि क्या शक की निगाह से मदरसों को देखा जा रहा है? अगर एक टीचर का कोई आतंकी लिंक पकड़ता है तो पूरे आप मदरसे पर ही बुलडोजर चला दीजिए। क्या छोटा NRC वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब इनकी लिस्ट बनाकर इनको चुन चुन कर टारगेट किया जाएगा? सुब्रत जी। देखो अंजना जी, ओवैसी जी तो सही मायने में मदरसों के साथ साथ ओवैसी जी भी फसाद की सबसे बड़ी जड़ हैं। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। रही बात कट्टरपंथ की, तो कट्टरपंथ जन्मा कहां से हिंदुस्तान में? कट्टरपंथी तो जितने थे वो तो पाकिस्तान चले गए। हिंदुस्तान में तो जो रह गए थे तो वो तो सर्वधर्म संभाव वाले ही लोग थे। वो भले ही मुस्लिम जो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, तो निश्चित रूप से वो हिंदुस्तान में वो सर्वधर्म संभाव को मानते थे। लेकिन उसके बाद ये कट्टरपंथ कहां से आया? तो निश्चित रूप से ये कट्टरपंथ मदरसों से ही आया है। क्योंकि मदरसों में वहां पर एक ही सीख सिखाई जाती है। वहां के ऊपर विज्ञान नहीं सिखाया जाता है, वहां के ऊपर अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती है, रोजगार परक शिक्षा की बात नहीं होती। वहां तो एक बात सिखाई जाती है केवल के वहां के ऊपर कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, और जो काफिर है उसको मारना हमारा धार्मिक अधिकार है। तो इस प्रकार का जो कट्टरपंथ जो जन्म ले रहा है, तो यही कारण है कि आप देखो जितने भी दंगाई देश में पकड़े जाएंगे वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन मदरसों से होगा। कोई आतंकवादी यदि पकड़ा जाएगा उनका कनेक्शन मदरसों से होगा। इन मदरसों से कितने इंजीनियर निकले, इन मदरसों से कितने डॉक्टर निकलने हैं। मिस्टर पाठक, फिर बीजेपी की सरकार ने बंद करा दीजिए। नहीं अंजना जी, बैन करने का नहीं, ये बैन करना तो विशेष सरकार का काम है। मैं जो चीज स्थिति है, जो स्थिति साफ साफ सामने दिख रही है। अभी ओवैसी जी उठा रहे थे कि वो विद्या मंदिर शिशु मंदिर के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे। शिशु मंदिर विद्या मंदिर का छात्र मैं भी रहा हूं। वहां के ऊपर गणित पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, रोजगार परक शिक्षा दी जाती। साथ साथ यह सिखाया जाता था कि पूरी पृथ्वी वासुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा घर है। वहां सिखाया जाता था भारत हमारी माता है, हमारे लिए भारत पहले है धर्म बाद में है। मदरसों में उसके उल्टा सिखाया जाता है कि हमारे लिए धर्म पहले है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो ये निश्चित रूप से ये कट्टरपंथ का वहां जन्म हो रहा है, जो इस देश के लिए बड़ी समस्या है और धीरे धीरे सामने आ रही है। तो और इस समस्या को कहीं ना कहीं एक हवा देने का काम ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं। चंपक कालिता जी सही कह रहे हैं वो? ये जो सांसद जी है, ये मदरसे के बारे में राय रख दिए। इन्होंने कहा उनको मिला, कहाँ ऐसा पढ़ाया है, उनको कैसे मालूम हुआ। तो ये एक बदकिस्मती है कि जो स्टेट का, जो सरकार का तसव्वुर है, ये एक सिविलाइज सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। अंजना जी आप बोलिए, देखिए असम में, नॉर्थ ईस्ट में कितने बैन ऑर्गेनाइजेशन है और ये सभी नॉन मुस्लिम है। और ये जो उनके लीडर है, ये जोन जोन स्कूलों में पढ़े, वो सभी को आप क्या तोड़ देंगे या डिक्लेयर कर देंगे कि जिन इंस्टीट्यूट में ये बैन ऑर्गेनाइजेशन अल्फा हो, NDFB हो, NSCN हो, या सेंट्रल इंडिया में जो नक्सलाइट है, ये लोग जहां से पढ़े, जहां से उनको शिक्षा हासिल किया, कि आप सभी ऑर्गेनाइजेशनों को, सभी इंस्टीट्यूट को तोड़ देंगे। और आप ही ने बोला कि उसको लिंक मिला, ठीक है, लिंक मिला तो वो दोषी है बोल के उसको कोर्ट कहेगा, कोर्ट कहेगा। तो कोर्ट अगर बोलेगा कि ये दोषी है और ये मदरसा तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। नहीं तो एक सिविलाइज प्रैक्टिस सोसाइटी में ये एक मदरसा जो 35-40 साल पुराना है, इसको ऐसे तोड़ देना, तो कल अगर कोई ऐसा दूसरे के लिए करे, कल कोई पुजारी किसी को रेप कर दे मंदिर में और DM मंदिर को ही तोड़ दे, ऐसा हो सकता है क्या? इसलिए बदकिस्मती है जो अंग्रेजों का तलवार चाहते हैं
अंग्रेजों का दलाली करते थे, अभी ये देश में इतिहास में है, इसीलिए ये देशभक्ति की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है, पाठक जी इसका एक जवाब दे दीजिए, अन्य मेहमानों के पास आ रही, छोटा सा जवाब दीजिएगा सर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सारे मदरसे इसमें लिप्त हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे, लेकिन निश्चित रूप से कट्टर पंथ का जन्म मदरसों से हो रहा है और जिसके कारण से मदरसों से इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। आप देखिए, लब जिहाद से जुड़े हुए लोग मदरसे से मिलते हैं, लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोग मदरसे से मिलते हैं, तो हर प्रकार की फसाद की जड़ जो है ये इस प्रकार के मदरसे को संचालित करने वाले वह कट्टरपंथी इसके लिए दोषी हैं। और ये कट्टरपंथी कहां से निकले हैं? असम के मुख्यमंत्री हेमंत दास साहब कहते हैं मदरसे आतंक की अड्डे हैं और ये आतंक एक तरीके से यूनिवर्सिटी है। मदरसे से निकलने वाला मौलाना बनता है, कोई इंजीनियर नहीं बनता, डॉक्टर नहीं बनता। आज के आधुनिक युग में इनकी आवश्यकता क्या है? और निश्चित रूप से इन पर रोजगार परक शिक्षा हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, इस प्रकार की शिक्षा अगर यहाँ दी जाए तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि वो कट्टरपंथी वहां से सिखाया जाएगा, आतंकवादी वहां से अगर जन्म लेंगे तो इस शिकायत है। वारिस पठान जी। अंजना जी, अभी इन्होंने काफी सारे नाम गिना है कि मदरसों से ऐसे आतंकवादी निकलते हैं, जिहादी निकलते हैं। मैं 2-3 नाम इनको गिनाना चाहता हूं, ज्यादा नाम नहीं गिनाऊंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय, मुंशी प्रेमचंद, सब मदरसे से पढ़ के निकले, तो क्या ये सब देशद्रोही बने? अरे आप आजादी के वक्त कहा थे, ये वही मदरसे है जब आजादी के वक्त कॉल दिया था वहां से कि चाहिए मुसलमानों ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़िए, और उलेमा शहीद हुए हैं आजादी की लड़ाई में। यही मदरसा के उलेमा शहीद हुए। 1857 का जब वक्त था, म्यूटिनी जिसको इंग्लिश म्यूटिनी बोलते हैं, उस वक्त भी मदरसा ब्रिटिशरों के टारगेट पे था, क्योंकि वहां से लोग शहीद हो रहे थे, जंग की लड़ाई लड़ रहे थे, और आरएसएस उस वक्त भाजपा ये ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहा था। आप सुनिए बात नंबर 2 अंजना जी, 10 सेकंड में मेरी बात देखिए ना, आप भी हो वैसी जी हो, बार बार जब भी बात होती है सर, बात होती है मदरसों की, तो आप लोग आजादी के वक्त और उसके बाद के हिस्से की बात करते हैं। सवाल तो आज है ना, मैंने आपका भी ट्वीट देखा था जो आपने बोगाईगांव वाली मस्जिद के गिराए ढाए जाने पर किया है। आपने कहा कि सब याद रखा जाएगा। अरे क्या याद रखेंगे सर, अगर आतंकी संगठन के साथ टीचर्स का लिंक मिल रहा है और एक पूरा का पूरा मदरसा इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आतंकी पाठशाला बनाई जाए, तो क्या किया जाए फिर? वहां पर आरती उतारी जाए उनकी? सवाल यह है ना कि आप इतिहास के पन्नों के अभी की बात कीजिए ना कि आज इन मदरसों में क्या हो रहा है, सर्वे क्यों ना हो सर? जी जी, नहीं क्यों सर्वे कराना है? आपने मदरसे की बात की, मैं करता हूं। अगर कोई टीचर वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तिला था, प्रोफेसर मौलाना जो भी, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कायदा कानून का पालन करना चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, नोटिस दीजिए, कोर्ट फैसला करेगा कि असंवैधानिक है जो भी, उसके बाद में आप उड़ा दीजिए। आप तो सीधा जाके उड़ा देते। क्या इसी तरह आपने कर्नाटका के अंदर जो मठ है जहां पे स्वामी के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उन्होंने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है, जो भी किया, तो आप क्या पूरे मठ को उड़ा डालेंगे? नहीं उड़ाएंगे ना, तो फिर एक तरफा क्यों? इसीलिए मैं ये कहता हूं, सर्वे मदरसों का सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, मुसलमानों को परेशान करना। ये सरकार की पहली नीति बन चुकी है, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम सरकार बन चुकी है, हर रीत से मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। वरना आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा मदरसे हैं जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंडर में आता है, गवर्नमेंट के। मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। अरे आज वहां 5 साल हो गए हैं अंजना जी, कुरान कंप्यूटर तो छोड़िए, पगार नहीं दिया इन्होंने वहां पे टीचरों का जो पढ़ाने आते हैं। वहां पर हमारे पंडित भाई पढ़ाने जाते हैं, मैथ साइंस, उनका तक पगार नहीं दिया। तो ये क्या मदरसों की बात कर रहे हैं? और क्या वहां पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे क्यों नहीं कराते वहां पर जाके? वहां देखो कितने टॉयलेट बने हुए हैं, कितने बाथरूम बने, कितने क्लासरूम है, क्या फैसिलिटी है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, वहां नहीं जाएंगे। अजय आलोक जी अपनी जी को दिखाइए। अजय जी, परेशान करना है, और ये सर्वे मिनी एनआरसी परेशान करने के लिए हो रहा है। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि बड़े कन्वीनियंस से संविधान का इस्तेमाल करते हैं ओवैसी साहब। क्या मैंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर मोदी सरकार से पूछा था कि मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे कहां गए? सैलरी नहीं दी मदरसों की। जिस संविधान का उदाहरण दे रहे थे, आर्टिकल 30 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 28 नहीं याद रहा साहब, 30 के पहले आता है। क्लॉज 1 क्या कहता है कि सरकार की फंडिंग किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट को नहीं हो सकती है जहां पे रिलीजियस टीचिंग की जाती हो। इस देश में मदरसे चल क्यों रहे हैं? सरकार के फंडिंग के द्वारा। और आज जब गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है कि असम सरकार ने जो लॉ बनाया था 2020 में वो संविधान के अनुकूल है,
तो आज तो ये सवाल पूरे देश और सारे राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि अनएडेड है और सरकारी फंडिंग के साथ अनएडेड है, प्राइवेट मदरसों की बात हो रही है सर्वे पे। आर्टिकल 28 प्राइवेट मदरसे बिल्कुल एक मिनट, मैं सिर्फ सरकारी मदरसों की बात कर रहा हूं, मैंने प्राइवेट अभी तक नाम नहीं लिया है। थियोलॉजिकल स्कूल्स, प्राइवेट मदरसे आप बिल्कुल चला सकते हैं और हर प्रदेश की सरकार को अधिकार है कि उसका सर्वे करवाए कि आप किस ढंग से चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कौन से करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। ये संविधान है, बगल में आपके संविधान की वो किताब लेके आप भी बैठते हैं, ओवैसी साहब भी बैठते हैं, बड़ा कन्वीनियंटली संविधान को इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। प्राइवेट मदरसे कितने चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अगर सरकार सर्वे करवा रही है, आप कहते हैं पगार नहीं दी सरकार ने, सरकार को बिल्कुल पगार नहीं देना चाहिए। अगर सरकार देती है कोई भी सरकार, तो सरकार संविधान के खिलाफ है। हाँ, देखो आ गई, और अब दिल की बात हाईकोर्ट का फैसला बदलवाना है, गुवाहाटी हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, मोदी जी ने एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप की बात वहां पे नहीं आ गई। मैं आपको संविधान की बात पढ़ा रहा हूं। सवाल करिए, फिर क्यों बात? अरे भैया, मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं, विश्वास की मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूं, संविधान पढ़िए ना कि पगार भी नहीं देना चाहिए। देखिए अंजना जी, सुनिए, मैं चाहूंगा कि भाजपा वाले की बात अगर बात का जवाब नहीं हो, गौर से इनकी बातों को सुनेंगे। क्या बोल रहे? पगार नहीं देना चाहिए, जवाब नहीं हो तो रोकने वाले, अगर कोई मेहनत करता है तो पगार नहीं लेगा क्या? बात का जवाब नहीं, घर के अंदर काम करने वाले को पगार नहीं देते होंगे किस बात से लगी? मिर्ची किस बात से? मैं आपको रोक रहा हूँ, किस बात से नहीं रहा हूँ, रोक रहा हूँ आपको गलत बोलने से, गलत बयान नहीं करने से। आपने बोला पगार नहीं देना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट में जो स्कूल चलाते हैं उनके भी प्रिंसिपल को पगार नहीं देंगे, टीचर को पगार नहीं देंगे। बोल रहे थे मुसलमान को धोखा दिया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। नेशन को नहीं सुनना, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। कोई मुसलमान टारगेट नहीं हो रहा है, लोगों को बेवकूफी नहीं सुनना, समझदार इंसान की बात सुनना करते हैं। मुसलमानों को भड़काने का काम आप करते हैं। वो तो आप कर रहे हैं। कितने मदरसा भड़काएंगे? मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ने को भड़काना कहते हैं, मजलूमों की हक की लड़ाई लड़ने को भड़काना कहते हैं, तो मैं रोज भड़काऊंगा। अगर मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ना, मजलूमों की दलितों की हक की लड़ाई लड़ने को आप भड़काना कहते हैं, तो मैं रोज भड़काऊंगा। कितने मदरसा चलाती है AIMIM? आप जवाब दो ना। जवाब प्राइवेट एडेड नहीं है जवाब मदरसा, जो प्राइवेट मदरसा है, अरे मैं क्या जवाब 30 के मैं तहत तो आता आपको है। संविधान सिखा रहा हूं। 30 की आप बात क्यों नहीं मैं तो करते? आपको संविधान सिखा रहा हूं। 30 कवर करता है प्राइवेट मदरसा, बिल्कुल आर्टिकल 30 है, चलाइए। एजुकेशन एक मिनट, एकदम खोलने का अधिकार है, मदरसा खोलने का अधिकार है, पढ़ाने का अधिकार है। तो वही तो आर्टिकल कर रहे 30 हैं। के आपको हिसाब सर्वे करने वाले कौन होते हैं? आप उसको सर्वे करने का सर्वे क्यों करना है? सर्वे करने का भी अधिकार है। गुरुकुल का सर्वे उसको होगा, आप रोक नहीं सकते। अरे रुके चंपक जी रुके। विद्या मंदिर अरे का सर्वे कौन से गुरुकुल का सर्वे कराएंगे? सामान्य तो ये होता ना कि आपको अगर स्कूल्स का करना है, आप शिक्षा की स्थिति को देखना चाहते हैं, तो फिर तमाम सरकारी स्कूलों की भी हालत देखिए। कहीं बोर्ड नहीं है, कहीं वॉशरूम नहीं है, कहीं पर बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड, तमाम चीजों की दिक्कत है, कुर्सी टेबल। करिए ना सबका, फिर सर्वे कीजिए, सबको एक साथ मॉडर्नाइज कीजिए, सबको एक साथ दुरुस्त कीजिए, मदरसों का ही क्यों? अंजना जी, आपको मालूम है कि तमाम सरकारी स्कूल किसी न किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, उनका बाकायदा सर्वे होता है, उनकी रिपोर्ट जाती है, उसमें अगर नहीं है तो उसको पूरा करना चाहिए। मुझे हैरत हो रही है कि 5 साल तक पगार नहीं मिली, फिर भी पढ़ा कौन रहा है वहाँ पर? बिना तनख्वाह के पढ़ा रहे हैं वो मदरसों में। जो उस्ताद लोग हैं वो अगर पढ़ा रहे हैं, तो ये मुझे हैरत हो रही है कि 5 साल से पगार नहीं मिल रही, तब भी पढ़ा रहे हैं। एक बात अंजना जी, बड़ी साफ सी बात है कि अगर आप किसी भी मदरसों में जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं लगातार कम क्यों होते जा रहे हैं? आप ये बताइए, इस बात का भी सर्वे होना चाहिए। कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों का भी होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि मदरसों से निकलने वाले छात्र कितने प्रतिशत डॉक्टर, इंजीनियर और क्या क्या बनते हैं, और प्राइवेट स्कूलों से पढ़ने वाले या सरकारी बाकी सारी स्कूलों से पढ़ने वाले क्या क्या बनते हैं। होना सर्वे, फिर बताएंगे कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या हाल है। कहते हैं गरीब बच्चे, क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का हक नहीं? क्या गरीब बच्चों को शिक्षा लेने का हक नहीं? क्या गरीब बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनने का हक नहीं है? क्या उनको होगा ना, सर्वे भी होगा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, छोटी एनआरसी, बड़ी एनआरसी, लंबी एनआरसी, ये क्या होता है? एनआरसी क्या, छोटी और बड़ी का क्या मतलब है? ये बात बड़ी साफ सी है कि अगर मदरसों की शिक्षा को, मदरसों की हालात को सुधारना है तो वहां पर उसका जायजा तो लेना ही पड़ेगा ना। अरे तो स्कूलों की भी, सारे स्कूलों की हालत सुधारिए ना। किसने कहा कि नहीं होता? उत्तर प्रदेश, किसने कहा कि नहीं होता? नहीं हो रहा ना, क्योंकि जमीन पर क्या ऐसा, ये गलत है। बाकायदा हर जिले में एजुकेशन डिपार्टमेंट है। मिस्टर अवस्थी, डिपार्टमेंट होने से क्या होता है? वो बाकायदा रिपोर्ट बनाता है। ये डिपार्टमेंट्स काम क्या कर रहे हैं ये जरूरी है ना। आप जाइए स्कूलों का हाल देख लें। पहली बात तो ये है कि होता है जो 1 सेकंड छात्राएं हैं,
कितने ऐसे स्कूल्स में फीमेल टॉयलेट्स है, मुझे बताइए आज। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप बताइए। हाँ, मैं बता क्योंकि आपने दावा किया कि डिपार्टमेंट है, सारी रिपोर्ट जाती है, आप बताइए कितने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में फीमेल टॉयलेट्स है। आपको भी सर्वे करना चाहिए कि कितने में नहीं है और वाकई होना चाहिए। एक समय मुझे अच्छा, हमें करना चाहिए। नहीं, क्यों मीडिया अभी तो आप ज्ञान कर दे रहे थे कि डिपार्टमेंट मंत्रालय आप दिखाइए कि कमी है। अभी तो आप दिखा रहे थे। अरे सुनिए तो, अरे अवनीश जी डिसाइड तो कर लीजिए, अभिजीत जी की बैटिंग किसके लिए कर रहे हैं। सच दिखाते हैं ना, बिल्कुल सच दिखाते हैं, इसीलिए आज सवाल पूछ रहे हैं तो आप पटा रहे हैं। मुझे मालूम है 2014 के पश्चात जहाँ सरकार की कमी आए तो मीडिया पे मुझे मालूम है 2014 के पश्चात, रुक जाइए सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए 2014 के पश्चात उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री ने जितने केंद्रीय विद्यालय थे केंद्र के अंतर्गत आने वाले, वहां पर डायरेक्ट उनके कंप्यूटर पर एक बाकायदा डेली की रिपोर्ट आती थी, अगर पानी भी नहीं है तो वहां पानी का टैंकर पहुंचेगा। ये हालत थी। अगर एक दिन वहां पर बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, देश की तो वो जनता भी सुने। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको राजधानी दिल्ली की दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, जहां सैलरी नहीं मिल रही। आप छोड़िए, जहां पर सैलरी नहीं मिल रही, जहां जो कुछ भी नहीं हो कौन नहीं दे रहा, वहां पर टॉयलेट्स की आप हालत देखिए। आप टॉयलेट्स की हालत देखिए क्या है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चली जाइए, ये राजधानी दिल्ली की लड़ाई है। अब ये दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार, यही ड्रामा इस देश में चलता रहता है। फुटबॉल इधर से उधर देखते रहिए, लेकिन जो हालत है वो सामने आनी चाहिए। इस देश में शिक्षा विभाग को लेकर विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूलों तक सबकी आंखें बंदी रहती है, काली पट्टी बंदी रहती है। सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में अगर जाकर देखिए टॉयलेट्स के क्या हालत है। बच्चियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है, बच्चों का वहां पर जाना मुश्किल है, लेकिन किसी की नजर इस तरफ नहीं आती है। और यहां पर मदरसे को ले आइए, मदरसे पर सर्वे को ले आइए तो तमाम लोग सियासी मैदान में कूद जाते हैं। आशुतोष वर्मा जी, आपके पास आते हुए, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है मदरसे के लिए, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन, इसमें क्या गलत है? क्यों ना पता चले, अगर मदरसों का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं भी किसी भी एक भी आदमी कर रहा है, तो क्यों ना उन पर धावा बोला जाए। नहीं, ठीक है अंजना जी। और क्या वाकई इसको लेके योगी गवर्नमेंट सीरियस है या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सीरियस है, ये एक बड़ा सवाल है। मॉडर्नाइजेशन या किसी भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना ये तो अच्छी बात है, सर्वे भी होना चाहिए, लेकिन क्या इनकी इतिहास बताता है इस बात को? 2018-19 में उससे पहले मदरसों की जो ग्रांट होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% ग्रांट होती थी। उसके बाद इसको चेंज किया गया, 60-40 का रेशियो लाया गया कि 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार इसको ग्रांट देगी। और अभी मई 2022 में क्या हो गया है कि योगी गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया जिसमें नए मदरसों को ग्रांट नहीं दी जाएगी। और उसी समय 18-19 में उत्तर प्रदेश में एक जो पूरे देश के 120 करोड़ रुपए की ग्रांट हुआ था, उसमें सिर्फ 63 करोड़ खर्च हुए थे। और उसकी वजह ये नहीं कि वो खर्च नहीं कर पाए थे, क्योंकि राज्य सरकारों ने उसके लिए तैयारी करके बजट एलोकेशन के लिए डिमांड ही नहीं रखी थी। तो क्या कहीं मंशा मदरसों को उच्चीकृत करने की है? असल में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की शिक्षाओं के हालात ये है कि अभी हाल ही में अलीगढ़ के गोकुलपुर गांव के अकबराबाद ब्लॉक में वहां पे अभिभावकों ने स्कूल में ताला लगा के जड़ दिया, क्योंकि मिड डे मील की व्यवस्था खराब है, किताबें नहीं है, वहां पे शिक्षा नहीं है, और आपने सही बात आई, वहां पे शौचालय तक नहीं है। कैसे बच्चियां जाए वहां पे टॉयलेट, और बंद कर दिया गया। और पूरे उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो इस हालात में है कि पूरे देश से नीचे से 5वें स्थान पे है। क्या वाकई इनकी नीयत है? क्योंकि मुझे याद है जब लालकृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे इस देश के, तो उन्होंने इस बात को उठाया था कि मदरसों से आतंकी कनेक्शन होते हैं, वहां पे ऐसी ऐसी बातें होती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। अटल जी की सरकार चली गई, यूपीए 1 खत्म हो गया, यूपीए 2 खत्म हो गया, मोदी 1 खत्म हो गया, 17-18 साल हो गए। क्या श्वेत पत्र आया? जवाब देंगे सांसद जी, अभी तक नहीं आया। और दानिश अंसारी जी बैठे थे इंदिरा जी, उनसे एक चीज जरूर पूछ लीजिएगा कि नियमावली बनती है मदरसों के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर है, लखनऊ के रहने वाले हैं, क्या 52 महीनों से शिक्षकों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? कौन शिक्षक भर्तियों क्या नियमावली बना पाए हैं? तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले किसी तरीके से पोलराइजेशन की कहानी हो, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। क्या आप लोग सिर्फ ये देखो सवाल उठा कर कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक और इसको इशू बनाना चाहते हैं, या वाकई उत्थान करना चाहते हैं? नहीं, देखो आप इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझिए कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर ये बच्चे कहीं ना कहीं इनके धार्मिक आधार पर अगर कट्टरपंथ इनके दिमाग में जाएगा
तो इसके रिएक्शन दूसरे समाज में भी आएगा, तो हम देश को आखिर किस ओर लेकर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की स्थिति है कि आज जो सबसे आवश्यक है कि इस सबकी एक देश के प्रति सबका मन के भाव अच्छा हो, देश हमारा है ये भाव सबके मन में हो, खासकर हमारे बच्चों के मन में। तो ये अगर लाना है तो निश्चित रूप से ये कट्टरपंथ को तो दूर करना ही होगा, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इस कट्टरपंथ का जन्म अंजना जी मदरसों से ही हो रहा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और क्योंकि आपने देखा होगा कि देश में कई मदरसों से कहीं ना कहीं आपको तलवारें निकली दिखाई पड़ेंगी, कहीं से मालूम पड़ा कहीं असलहे मिले किसी मदरसे में इसी प्रकार के अपराध होते हुए अपराधी मिले, कहीं से आतंकवादी मिले। तो आखिर मदरसों से ही क्यों मिलते हैं? और भी तो कई विद्यालय हैं। और रही बात अभी जब इन्होंने कहा था बारिश पठान जी ने कि जो आजादी के पूर्व के जो हमारे महापुरुष थे वो भी मदरसों से निकले थे। अरे भैया, तक्षशिला जला दिया, नालंदा जला दिया, देश में हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए, तो कहां पढ़ने जाते? मुस्लिमों का शासन था, वो जो भी पढ़ने का स्थान था मदरसे थे, और उसके बाद में वो कहां पढ़ने जाते? लेकिन जो एक सोच का विषय होता है, वो आतंकवादी तो नहीं निकले। और रही बात आजादी के आंदोलन की, तो आजादी के आंदोलन में बारिश जी को शायद नहीं मालूम है कि खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करने के नाम पर ही आजादी के आंदोलन का सपोर्ट मुस्लिम लीग और इस देश के तथाकथित मदरसे जो आप बोले उन लोगों ने किया था। तो इसलिए इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ देश के सारे किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी पब्लिक स्कूल में, के शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में जिस प्रकार की शिक्षा होती है, उसी प्रकार की शिक्षा मदरसों में भी हो, न कि केवल कट्टरपंथ को जन्म देने के लिए वहां के ऊपर धार्मिक शिक्षा हो। और धार्मिक शिक्षा में सिखाएंगे क्या कि अल्लाह मियां ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए? धार्मिक शिक्षा में आप सिखाओगे कि पृथ्वी चपटी हुई है, यह सब सिखाओगे आप? आज के युग में 21वीं सदी में सुनिए सांसद जी, इतना आगे पहुंच गया। मैं सुन रहा था अभी आपने बताया कि मदरसों में से देखिए, आतंकवादी निकल रहे हैं, मदरसों में से आप मदरसों में मिला। चलिए बताइए मुझे कितने मदरसों में से हथियार मिले, कितने मदरसों में आतंकवादी मिले? चलिए बताइए। अरे मोहम्मद अली है नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं आपके नेता का मंसूबा पूरा नहीं होगा। उजाड़ दिया। आप दिमाग से निकाल दीजिए बारिश जी। आपकी बात तो मैं सुन रहा था शांति के साथ। मोहम्मद अली जिन्ना बनने का, मैंने 1857 की इंग्लिश मुटीनी के बारे में बात किया, आपने उसका जवाब दिया? नहीं होगा। मोदी योगी नहीं, हमारा सपना है देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, आपका झूठ पे देश न चले, और आप जो मुसलमानों के खिलाफ अंगार रोज डाल रहे हो, हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज ब्यूटी नहीं कहते थे। स्वतंत्र वीर सावरकर ने पहली बार उसको हिंदुस्तान का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा था। चलिए ठीक है, उसी स्वतंत्र वीर सावरकर। मदरसे का सुधार, सियासत धुआंधार जो उस पर अब हो रहा है, इसी पर आप देख रहे थे अल्लाह बोल में बहस देखते रहिए।